Hello everyone, welcome to the class of thermodynamics. I am Dr. Mohammad Uzair, working as a assistant professor in the Department of Mechanical Engineering at NAD University of Engineering and Technology, पाकिस्तान। इस कोर्स का मकसद थर्मोडायनामिक्स को आसान उर्दू या हिंदी ज़बान में पेश करना है। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स को अगर इंग्लिश में पढ़ाया जाए तो वो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। इसलिए कोशिश की गई है कि समझाने के लिए थर्मोडायनामिक्स को आसान लैंग्वेज में आपके सामने लाया जाए। इस लेक्चर सीरीज में जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है थर्मोडायनामिक्स एन इंजीनियरिंग अप्रोच बाय यूनिस एसेंजल एंड माइकल ए बोल्स। एक अच्छी बुक है जिसमें काफ़ी आसान तरीके से थर्मोडायनामिक्स को समझाया गया है अंडर ग्रेड के लेवल तक के लिए। अगर किसी को मज़ीद पढ़ने का शौक है तो ये नीचे दी हुई दो रेफरेंस बुक्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। एक अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स बाय TDS टॉप एमकॉन की, और सेकंड जो बुक है वो है फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स बाय मोरानी शपीरो। क्योंकि मैं यूएस एसेंजल वाली बुक को फॉलो कर रहा हूँ तो इसकी रिस्पेक्ट से ये कोर्स कंटेंट हम इस पूरी लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। ये कोर्स कंटेंट अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर कोई इससे ज़्यादा पढ़ना चाहे तो फिर वो बुक को फॉलो कर सकता है। कोशिश की गई है कि इस लेक्चर सीरीज में ये तमाम कोर्स कंटेंट डिटेल में आपको समझाया जा सके। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 बेसिकली आपका बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक है। हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। थर्मोडायनेमिक बेसिकली दो डिफरेंट ग्रीक लेटर्स को मिला के बनाया गया है। थर्मोडायनेमिक्स को बेसिकली हम साइंस ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, और एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई चेंज प्रोड्यूस कर सके, या सिंपली द एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। हमारे पास डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं। हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी का नाम सुना है, काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज अवेलेबल हैं, और जब हम उन एनर्जीज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो बेसिक सब्जेक्ट हमारे पास थर्मोडायनेमिक आता है। जो दो ग्रीक लेटर्स हैं वो बेसिकली थर्म एंड डायनेमिक्स हैं या डायनेमिक्स हैं। सो थर्म का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स मींस पावर। इसका मतलब ये हुआ कि इस सब्जेक्ट में जब आप बात करेंगे तो आप हीट या एनर्जी और पावर को स्टडी करेंगे, और इनके दरमियान होने वाले इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे। यानी कि आप कैसे हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज को शिफ्ट कर सकते हैं, और फिर कैसे वहां से आप पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं एनर्जी की तो एनर्जी के साथ साथ हमारे पास एक लॉ या एक प्रिंसिपल आता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी किस्म के सिस्टम में या किसी भी किस्म के इंटरेक्शन जब होता है तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन याद रखिए कि एनर्जी या टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो अमाउंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
एक चीज और कि एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये केस है, इसमें अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास एक स्टोन है जो कि एक हाइट के ऊपर रखा हुआ है। क्योंकि इस वक्त ये मूव नहीं कर रहा, तो इसमें किसी किस्म की वेलोसिटी नहीं है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इस वक्त 0 शो हो रही है। हाइट की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी की कोई वैल्यू है, लेट्स सपोज 10 यूनिट है इसकी वैल्यू। अगर मैं इस स्टोन को नीचे फेंक दूं, तो जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसमें वेलोसिटी आएगी। जब नीचे मूव करेगा तो वेलोसिटी की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, लेकिन साथ साथ इसकी जो हाइट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। हाइट कम होने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो एक एनर्जी कम हो रही है और दूसरी एनर्जी ज्यादा हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो इसका सम होगा एनर्जी का वो कांस्टेंट होगा। फर्स्ट केस में अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी टोटल एनर्जी कितनी है आपके पास, 10 + 0 आपके पास 10 यूनिट है, और जब डाउन साइड पे जा रही है तो 7 + 3 अगेन वी हैव 10 यूनिट हेयर। तो 10 यूनिट हेयर 10 यूनिट हेयर, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम है, लेकिन आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं। ये सिंपल प्रिंसिपल हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल कहलाता है, और इसी प्रिंसिपल की बेस पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी डिफाइन करते हैं। सो conservation of energy principle is energy neither be created nor be destroyed, but you can shift it from one form to another form। यानी कि आप एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हो ना ही इसको खत्म कर सकते हो, लेकिन आप इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो इसके एप्लीकेशन एरियाज, ये कुछ एप्लीकेशन एरियाज दिए हुए हैं जिसके अंदर पावर प्लांट, क्योंकि हम पावर ही जनरेट करना चाह रहे हैं, पावर प्लांट है। एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट जिसके अंदर आप फ्यूल को बर्न करके एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हो। कार या व्हीकल्स के अंदर भी अगेन आप फ्यूल को यूज करते हो और आपको एनर्जी मिलती है। बाकी रेफ्रिजरेशन एरियाज, सोलर हॉट वाटर सिस्टम, बोर्ड्स, एयर कंडीशनिंग, विंड टर्बाइंस, इन सब में आप एनर्जी के थ्रू पावर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो या पावर को कंज्यूम कर रहे हो। कार हो गई या रेफ्रिजरेटर हो गया या एसी हो गया, तो इसमें आप बेसिकली पावर कंज्यूम करते हो, लेकिन जब बात करते हैं विंड टर्बाइन की या पावर प्लांट की, तो आप एनर्जी को यूज करते हुए पावर प्रोड्यूस करते हो। लेकिन दोनों केसेस में एनर्जी और पावर ही आ रही है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन एरियाज हैं। इवन ह्यूमन बॉडीज के अंदर भी जो इंटरेक्शन होता है वो भी, उसमें भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है और हम कुछ पावर गेन करते हैं, तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स की ही एग्जांपल है। नाउ जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है। हमारे पास जब हम किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो रीजन या वो स्पेस जिसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है, जिसको हमें एग्जामिन करना है, उसको हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। सो हमें जब भी कहीं पर भी कोई चीज एग्जामिन करनी है तो हमें एक सिस्टम को डिफाइन करना है। जब हम सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं तो सिस्टम के साथ साथ हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। रिमेनिंग पार्ट जिसको हम इन्वेस्टिगेशन जिसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाह रहे, सो द मैस और रीजन आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को बेसिकली जो सेपरेट करता है उसको हम कहते हैं बाउंड्री। बाउंड्री
आपके पास रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है। लेट्स सपोज आप जिस रूम में बैठे हो, इसकी वॉल्स हैं, इसकी सीलिंग है, इसका फ्लोर है, और अगर आप इस रूम को स्टडी करना चाह रहे हो तो ये आपके पास आपके रूम की जिस रूम में आप बैठे हैं इसकी जो वॉल्स हैं नॉर्मली ये फिक्स होती हैं। सो हमारे पास बाउंड्री जो है वो फिक्स बाउंड्री भी हो सकती है और बाउंड्री हमारे पास मूवेबल भी हो सकती है। अगर हमारा पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है तो उसमें पिस्टन मूव करेगा तो बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है। So we have different type of boundaries. We have fixed boundaries, we have movable boundaries. बाउंड्री के बाद हम बात करते हैं कि सिस्टम आपके पास इधर क्लोज सिस्टम होगा या ओपन सिस्टम होगा। दो डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम या ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होगा। मास कभी भी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। अगर मास बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तो सिस्टम का जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए क्लोज सिस्टम को कभी कभी हम कंट्रोल मास भी कहते हैं। सो क्लोज सिस्टम इज सिंपली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास एंड नो मास कैन क्रॉस इट्स बाउंड्री, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ये आपके पास एक एग्जांपल है, यू कैन सी है। इसमें ये एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, इसमें गैस फिलअप हुई भी है। गैस का मास आपके पास 2 kg है जबकि इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। इसको हीट प्रोवाइड की गई तो गैस का टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया तो पिस्टन मूव करके ऊपर चला गया। लेकिन अभी तक इसका मास चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसमें नया मास आने की या मास को बाहर जाने की कोई प्रोविजन प्रोवाइड नहीं की गई। तो इस केस में मास कांस्टेंट है, तो ये आपके पास क्लोज सिस्टम है। तो इस क्लोज सिस्टम में मास इंटरेक्शन नहीं होता बाउंड्री से, so there is no mass, लेकिन एनर्जी सिस्टम के अंदर और बाहर आ जा सकती है। so there is energy interaction। क्लोज सिस्टम में मास कांस्टेंट रहेगा। सेकंड हमारे पास है, इसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम में एनर्जी इंटरेक्शन तो होता है लेकिन साथ साथ मास इंटरेक्शन भी होता है। मास सिस्टम में इन भी हो सकता है और सिस्टम से लीव भी कर सकता है। बेस्ट एग्जांपल ये गीजर है जो कि नॉर्मली घरों में इंस्टॉल होता है। अगर ये मेरा सिस्टम है, अगर मैं इस गीजर को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही हैं ये बेसिकली बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये हमारा सिस्टम है जिसको हमें स्टडी करना है। तो इस सिस्टम में अगर आप देखें तो ये आपके पास ओवरहेड टैंक से पानी आ रहा है विच इज कोल्ड वाटर। सो पानी यहाँ से इन हो रहा है। सो अब मास इन हुआ तो इसका मतलब हुआ कि ये ओपन सिस्टम है और ये मास आउट भी हो रहा है। ओपन सिस्टम के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास मास इन और मास आउट दोनों हों, कहीं पर भी मास इंटरेक्शन हो जाए, मास इन हो जाए या मास आउट हो जाए, वो आपके पास ओपन सिस्टम कहलाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ओपन सिस्टम में आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगर फिक्स्ड बाउंड्रीज हों तो इसको हम कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं। ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के अलावा हम एक और सिस्टम को स्टडी करते हैं जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना तो मास इन हो सकता है ना ही मास आउट हो सकता है, एज वेल एज किसी किस्म का एनर्जी इंट्रैक्शन भी नहीं होगा। एनर्जी भी इन नहीं होगी और एनर्जी आउट भी नहीं होगी। ऐसा सिस्टम आइडियल होता है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए हम किसी सिस्टम को आइसोलेटेड कह सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक थर्मस है और उसमें मैंने कोई गर्म पानी या गर्म चाय रखी है, तो वो कुछ टाइम के लिए, लेट्स सपोज 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तक वो थर्मस के अंदर का फ्लूइड गर्म रहेगा और एनर्जी बाहर रिलीज नहीं होगी।
लेकिन ज़्यादा देर रखने पर एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम इस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम भी कह सकते हैं। ये ओपन सिस्टम की मज़ीद एग्जांपल्स इसमें आप देख लें तो इसमें आप देखें तो हमारे पास सिर्फ एक इनलेट है और इस एक इनलेट की वजह से मास इन होने की वजह से ये पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा। अगेन यहाँ सिर्फ एक इनलेट है, लेकिन ये अभी भी ओपन सिस्टम है। ये एक नोजल है, ये आपके पास बाउंड्री है, ये हमारा सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग से मास इन हुआ, मास आउट हुआ। ये हमारे पास एक और ओपन सिस्टम की एग्जांपल है। सो हमारे पास क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिस्टम की, तो सिस्टम में हमें इन्वेस्टिगेट करना क्या है। हम सिस्टम को तो हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन हमने सिस्टम में इन्वेस्टिगेट क्या करना है। तो जब हम बात करते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेट क्या करना है, तो उसको हम प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। प्रॉपर्टी मीन्स कि कोई भी करेक्टरिस्टिक, सो एनी करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम आप प्रॉपर्टी का नाम उसका देंगे। अब हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। मास इटसेल्फ एक प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर एक करेक्टरिस्टिक है, ये एक प्रॉपर्टी है, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये तो वो प्रॉपर्टीज हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं। लेकिन हम प्रॉपर्टीज को दो डिफरेंट मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं और एक को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती, जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सिस्टम या इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम होती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी जो कि एक्सटेंसिव है, वो सिस्टम के मास पे या साइज पे डिपेंड करेंगी। आसान तरीका है इंटेंसिव आई एन, सो इंडिपेंडेंट इज ऑल्सो विद आई एन, सो इंटेंसिव और बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सो इंटेंसिव में टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटीज वगैरह आ जाती हैं, और एक्सटेंसिव में आपके पास मास और डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ये हमारे पास है, ये एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज शो हुई हैं, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। अगर मैं इस सिस्टम को, इस वाले सिस्टम के मास को हाफ कर दूं, लाइक ऐसे हाफ कर दूं, तो क्या होगा कि आपके पास मास भी आधा आधा हो जाएगा। इसका मतलब कि ये मास जब आधा हो गया तो ये डिपेंड कर रहा है सिस्टम के मास पे या साइज पे। वॉल्यूम भी चेंज हो गया, तो ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। लेकिन टेम्परेचर दोनों साइड का सेम रहेगा। अगर इसका टेम्परेचर लेट्स सपोज 25 डिग्री सेल्सियस था, तो अभी इसका भी टेम्परेचर 25 और इसका भी टेम्परेचर 25 है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सेम प्रेशर भी चेंज नहीं होगा और डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। डेंसिटी इसलिए चेंज नहीं होगी, आपके पास मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव है। डेंसिटी सिंपल मास अपन वॉल्यूम है, मास अपन वॉल्यूम को मैं डिवाइड करता हूँ तो हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी का आंसर सेम वही मिलेगा आपको जो यहाँ मिल रहा था। तो ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। सॉरी, कभी कभी हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को, एक्सटेंसिव जो कि डिपेंड करती हैं, उनको हम पर यूनिट मास की फॉर्म में लिखते हैं और इसके लिए फिर हम स्पेसिफिक का वर्ड यूज करते हैं। हमारे पास फिर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास। नाउ यहाँ पे जब हम थर्मोडायनामिक्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म का फ्लूइड होगा। फ्लूइड मींस गैस या लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। अब गैस या लिक्विड है, तो गैसेस के अंदर प्रॉब्लम यह है कि गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। आप कोई भी क्लेम कर सकता है कि अगर वॉल्यूम दूर दूर है तो इसके दरमियान गैप प्रोड्यूस हो सकते हैं। मीन्स के गैसेस जो है वो कंटिन्यूस मैटर नहीं है। अगर वो कंटिन्यूस मैटर नहीं है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। यहाँ पर हम कंटिन्यू अप्रोच को यूज करते हुए हम ये कहते हैं कि आपके पास जितने भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने क्लोज हैं कि स्टिल हम इसको एज अ होमोजेनियस मैटर ट्रीट कर सकते हैं। जब होमोजेनियस मैटर होगा तो इसका मतलब कंटिन्यूस मैटर है और उसमें फिर किसी किस्म का गैप नहीं है। ये आपके पास यहाँ नजर आ रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपको यहाँ गैप नजर आ रहा है, लेकिन स्टिल क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, आपको एक लार्ज गैप नजर आ रहा है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, लेकिन स्टिल
ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम एज अ कंटिन्यूम यूज कंटिन्यूम या फिर होमोजेनियस मैटर अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि स्टिल एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इनके दरमियान का गैप इजीली नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इस कंटिन्यूम अप्रोच को यूज करते हुए हम मॉलिक्यूल्स को गैसेस को एज अ होमोजेनियस मैटर ही ट्रीट करेंगे और हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी नहीं कर रहे ना। जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें हमारे पास मास है, वॉल्यूम है। मास एंड वॉल्यूम की तो बेसिक डेफिनेशन यही है कि मास बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मैटर और वॉल्यूम मींस दैट कि वो कितनी जगह को या कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। मास के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं एसआई सिस्टम में वो हमारे पास केजी है, लेकिन वॉल्यूम के लिए जो यूज करें वो हमारे पास मीटर क्यूब है। हमें इस सिस्टम में या इस कोर्स में हम जो यूनिट्स यूज करेंगे वो एसआई ही रहेंगी, एसआई या इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स यूज करेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी मास और वॉल्यूम की बात आती है वो हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी सिंपल हमारे पास मास अपन वॉल्यूम का रेशो होता है। यूनिट आपके पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये हमारे पास डेंसिटी है। डेंसिटी के साथ साथ हम एक और टर्म को यूज करते हैं जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली आपके पास रेशो होता है डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर का। हमने इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर को यूज इसलिए किया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर नॉर्मली इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जो कि हम 1000 अज्यूम करते हैं। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हम अज्यूम करते हैं। नॉर्मली वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है और टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी डेंसिटी चेंज होती है, लेकिन जो चेंज है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो हम डेंसिटी ऑफ वाटर को 1000 अज्यूम करते हैं, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अगर कहीं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है तो उस फ्लूइड की अगर डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो सिंपली आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को इस डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मिल जाएगा। अब यहाँ ये चीज देखेंगे, ये वर्ड यूज किया गया स्पेसिफिक, जबकि पिछली स्लाइड में मैंने आपको कहा कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं जो डिवाइड बाय मास हैं। तो आप यहाँ देख लेंगे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय मास है, लेकिन ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और आपके पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दो जगह पे ऐसी कंडीशन आएगी जहां आप प्रॉपर्टी के साथ स्पेसिफिक तो लिखेंगे लेकिन वो डिवाइड बाय मास नहीं होगी, और उनमें से एक यही है कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद हमारे पास एक टर्म है स्पेसिफिक वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्पेसिफिक मीन्स कि इसको मास से डिवाइड करना है, तो वॉल्यूम अपन मास, तो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ आप एक नई चीज सीखेंगे, आपके पास जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम नॉर्मली कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं, लेकिन जब भी स्पेसिफिक का वर्ड होगा तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आपको हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखी जाएंगी। अब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो V अपॉन M है और डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम है। तो बेसिकली अगर गौर से देखें तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। अब आपको अगर एक छोटी सी एग्जांपल दी जाए तो ये देखें, आपके पास एक केस है जहाँ वॉल्यूम आपके पास 12 मीटर क्यूब है और मास 3 kg है। तो अगर मैं डेंसिटी चेक करना चाहूँ तो सिंपल मास अपन वॉल्यूम, तो आपके पास मास अपन वॉल्यूम, तो आपको सिंपल 0.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। और स्पेसिफिक वॉल्यूम आपके पास इधर आप इसको 1 अपॉन रो करके चेक कर लें तो 4 आ जाएगा। 1 अपॉन 0.25 तो आपके पास 4 मीटर क्यूब आ जाएगा। या फिर अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम V अपॉन M करें तो 12 डिवाइड बाई 3 आपके पास अगेन 4 ही आएगा। तो ये आपके पास सिंपल सा केस है। नॉर्मली आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी की वैल्यूज दी जाती हैं, टेबल में दी जाती हैं, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। ये कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यूज आपके पास यहाँ शो हुई हुई हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेयर पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डेंसिटी की वैल्यू चेंज होती रहती है। इस टेबल में अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटीज दी हुई हैं। तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी चाहिए
डेंसिटी चाहिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई कर दें या डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें आप देखें तो आपके पास वाटर की जो डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है वो 1 दी हुई है, क्योंकि आपको डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड द डेंसिटी ऑफ द वाटर अगर इसका रेशियो लो तो आपको 1 ही आएगा। और अगर एयर की आप स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो आपको 0.001204 है, तो इसका मतलब अगर आप डेंसिटी ऑफ द एयर चेक करें तो आपके पास वो तकरीबन 1.2 होगी। तो डेंसिटी ऑफ द एयर बहुत ही कम होती है। इसके अलावा एक मजीद टर्म है जो हम स्टडी करते हैं अक्सर, इसको हम स्पेसिफिक वेट कहते हैं। स्पेसिफिक वेट आपके पास वेट पर यूनिट मास नहीं होता, rather than इट्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सो वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम स्पेसिफिक वेट कहते हैं और उसको हम गैमा से शो करते हैं। अगर आप गैमा को देखो तो गैमा इज सिंपली वेट अपॉन वॉल्यूम, और वेट जो होता है mg होता है। तो mg डिवाइड बाय वॉल्यूम, और m और v को मिला के हम इसको डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेंसिटी टाइम्स g आपके पास स्पेसिफिक वेट कहलाता है। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे छोटी सी, इस पे अगर आप देखें आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी Hg फॉर मरकरी, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास स्पेसिफिक वेट गिवन है जो कि 133 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस इसलिए दिया हुआ है कि आपको डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, जिस वजह से स्पेसिफिक वेट भी चेंज हो जाएगा। ना आपको फाइंड आउट क्या करना है, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मरकरी। और स्पेसिफिक वेट जो होता है वो रोजी के बराबर होता है। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करूँ तो मैं डेंसिटी निकाल सकता हूँ कि डेंसिटी कितनी होगी। सिंपली ऐसे कि डेंसिटी इज गैमा विच इज स्पेसिफिक वेट डिवाइड बाय जी। गैमा की वैल्यू गिवन है विच इज 133 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब डिवाइड बाय जी विच इज 9.81। तो आप इसको ऐसे लिख के डेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ किलो को 10⁻³ के साथ शो किया, या मल्टीप्लाई 133 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया हुआ डिवाइड बाय 9.81। तो यहाँ से डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। आपको फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी सिंपली डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। अब जो भी आंसर यहाँ से आपके पास आया उसको 1000 से डिवाइड कर दें, बिकॉज डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000। तो जब इस आंसर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी आ जाएगी जो कि 13.6 होगी। तो इसको अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास तकरीबन 13600 होगा। तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपके पास 13.6 आ जाएगा। इस तरीके से हम बेसिक प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, मास, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम मजीद आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप नीचे मैसेज में या मुझे ईमेल कर दें। शुक्रिया।